हालांकि चाणक्य की नीति है, चाणक्य ने जो है ये दुश्मनों के खिलाफ ये नीति जो अपनाई थी, लेकिन इस देश का दुर्भाग्य है कि इस देश में जो पार्टी है वो अपने देश के लोगों के खिलाफ ही इस नीति का प्रयोग कर रही है और यन किन प्रकार किसी भी तरह से जो है वो सत्ता में आ रही है। और सत्ता में आने के लिए इस देश के लोगों का जो मानसिक संतुलन बिगाड़ रही है, आज संतुलन बिगड़ रहा है पूरी तरह से। आज में आम आदमी पार्टी जो है फुल फ्लैश सरकार बना ली है, लेकिन यही आम आदमी पार्टी आप देखिए सौरभ भारद्वाज जो है वो दिल्ली विधानसभा में ईवीएम लेकर आया था, उसको दिखा रहा था कि कैसे हैकिंग होती है। आपके जो है जो सुब्रमण्यम स्वामी जी हैं वो पहले जो है जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं थी, उससे पहले जब यूपी की सरकार थी, जब ईवीएम पहली बार प्रोग्राम लाई जा रही थी, तब वो लाला दिखाते थे कि कैसे ईवीएम हैक होती है। ये सारे राजनीतिक दल जो हैं एक एक करके सभी बुराइयां कर चुके हैं, लेकिन पता नहीं क्या बीमारी है कि ये सारे दल इकट्ठे होकर जब चुनाव घोषित होते हैं तब चुनाव लड़ने से इनकार नहीं करते। हार उन ब्राह्मणों की भी हार है जिनमें एक सीट नहीं जीती, उन मुस्लिम समाज की भी हार है जो बहन जी ने 100 टिकट दिए हुए, तो उस मुस्लिम समाज की भी हार है और ओबीसी समाज की भी हार है। अकेली ये शेड्यूल्ड कास्ट की हार नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बहुजन मीडिया नीलम बोध के साथ। जिस तरह से उत्तर प्रदेश का परिणाम आया बहुत ही निराशाजनक रहा। आज भी देखिए लोगों में कहीं ना कहीं बहुत बड़े स्तर पर एक उम्मीद है, एक उत्साह है, एक उल्लास है। कहीं ना कहीं भले हौसले पस्त हुए हैं, लेकिन जो उम्मीदें हैं, जो उमंग है, वो आज भी बरकरार है और फिर से लोग एक बार खड़े हुए हैं, क्योंकि दिल्ली में निगम के चुनाव है और उसी चुनाव के मद्देनजर लोग आज भी धरातल पर काम करने के लिए तैयार है। आज मेरे साथ में अनिल जी हैं जो कि लगातार उत्तर प्रदेश में चुनावी कवरेज में हमारे साथ में रहे। एडवोकेट जय भीम प्रकाश जी हैं, वो भी लगातार हमारे साथ में रहे। तो आज कुछ चर्चाएं करूंगी। डॉक्टर साहब भी हैं दिल्ली से, उन्होंने भी दिल्ली में बैठकर पूरे उत्तर प्रदेश का नज़ारा देखा। तो अनिल जी, जानना चाहूंगी जिस तरह से उत्तर प्रदेश का परिणाम आया, ये परिणाम दिल्ली पर कितना प्रभाव डालेगा? सबसे पहले जय भीम नीलम जी, और भारत के 135 करोड़ लोगों को मान्यवर काशीराम साहब की जयंती की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और परिणाम जो आया उत्तर प्रदेश का, कोई बात नहीं, उदास और निराश होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि पार्टी हारी है, विचारधारा नहीं हारी। बहुजन समाज पार्टी अकेली पार्टी नहीं है, पार्टी में हार जीत लगी रहती है और पार्टी की हार जीत नीतियों, रणनीतियों और बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। लेकिन बहुजन समाज पार्टी एक विचारधारा की बहती गंगा है, जो बुद्ध से चल के बाबा साहब अम्बेडकर, फूले, पेरियार और रैदास से लेकर के बहुत सारे संतों, गुरुओं की और मान्यवर काशीराम साहब की विचारधारा है। बराबरी की विचारधारा, भाईचारे की विचारधारा और मानवीय मूल्यों की विचारधारा। तो विचारधारा नहीं हारी है। अनिल जी, आपने कहा कि पार्टी हारी है, विचारधारा नहीं आ रही है, लेकिन जिस तरह से साहब मान्यवर काशीराम जी कॉन्सेप्ट लेकर आए थे बहुजन समाज पार्टी के लिए कि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, ये महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने भी कहा था। लेकिन जिस तरह से आज लोग बात कर रहे हैं कि अगर ये बहुजन हिताय बहुजन सुखाय होता तो जो सर्जन हिताय सर्जन सुखाय, उसको किस तरह से देख रहे हैं? और प्रश्न बड़ा गंभीर है और इसको हम एनालाइज करें 2007 में भी, अगर मैं वहाँ से इलेक्शन के रिजल्ट से, जहाँ से आप मुझे पीछे ले जाना चाह रही हैं, जहाँ से 2005 से सर्वजन हिताय का जो कॉन्सेप्ट चला, तो 2007 में मैं एनालिसिस जो देखी तो वहाँ देखा कि वहाँ पे भी 16% ब्राह्मण समाज ने वोट दिए थे। उस समय भी जो 84% ब्राह्मणों ने बीजेपी को ही वोट दिए थे, कांग्रेस को ही वोट दिए थे। तो एक तो बात ये रही। दूसरी बात ये रही कि सर्वजन का हित तो ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो लोग मानवीय मूल्यों के हितों के खिलाफ जाते हैं, उनका हित हम कैसे कर सकते हैं? अगर कोई चोरी करता है तो उसका हित तो कैसे जेल में डाल के होगा उसका हित? वहाँ पे समाज में रह के उसका तो समाज को नुकसान पहुँचाएगा। तो यहाँ हमें कहीं ना कहीं देखना पड़ेगा कि हम जो हिस्सेदारी दे रहे हैं, अगर सर्वजन हिताय चलाने में समस्या नहीं है, लेकिन सर्वजन हिताय की हिस्सेदारी तो 3% से 15% बनती है, तो 15% दे दीजिए। बाकी 85% जो मान्यवर काशीराम साहब का बहुजन है, उसको 85% हिस्सेदारी तो मिलना चाहिए। यहाँ पर रणनीतिक प्रॉब्लम्स हैं
कि साहब कितने 70 से ज़्यादा ब्राह्मणों को अगर टिकट, और अगर एक भी ब्राह्मण नहीं जीता तो अकेली जो कुछ लोग कह रहे हैं कि साहब बीएसपी की हार है, इसमें हार उन ब्राह्मणों की भी हार है जिनमें एक सीट नहीं जीती, उन मुस्लिम समाज की भी हार है जो बहन जी ने 100 टिकट दिए हुए, तो उस मुस्लिम समाज की भी हार है और ओबीसी समाज की भी हार है। अकेली ये शेड्यूल्ड कास्ट की हार नहीं है। एक बड़ी अच्छी, अगर हम जातियों पे ये एनालिसिस कर रहे हैं और हार इस तरह, क्यों मैंने कहा था कि विचारधारा नहीं हारी है, जातियां हार सकती हैं। जातियों में कुछ कार्यकर्ता और जो लोग टिकटार्थी थे वो हार सकते हैं। बहुजन समाज की विचारधारा ताकतवर है। जैसे लड़ाई जमीन पे हो रही थी, सपा वर्सेस बसपा, सपा वर्सेस जमीन पे जो दिख रहा था वो सपा वर्सेस बसपा दिख रहा था, और मीडिया, बीजेपी मीडिया ने दिखाया कि बीजेपी की लड़ाई हो रही है, वो हो रही है सपा से। दरअसल बात क्या है कि हमें क्या दिखाना चाहिए था, रणनीति क्या हो गया कि बीएसपी ही टक्कर दे सकती है बीजेपी को, ये दिखाने में हम कहीं नाकामयाब हुए। तो यहां पर दरअसल पार्टियों की लड़ाई, कैंडिडेट की लड़ाई नहीं थी, लड़ाई थी विचारधारा की, और विचारधारा को हराने के लिए सपा, बसपा, सपा, कांग्रेस, आप, बीजेपी, टीएमसी और जितनी पार्टियां हैं, सारी पार्टियां सिर्फ बीएसपी को हराने में लगी थी। बीएसपी को हराने में नहीं लगी थी, वो बहुजन विचारधारा, मान्यवर काशीराम साहब की विचारधारा, बाबा साहब की विचारधारा को हराने में लगे हुए। जी, इसी कड़ी में मेरे साथ में एडवोकेट जय भीम प्रकाश जी भी हैं, उनसे भी जानना चाहूंगी। सर, जिस तरह से अनिल जी ने बार बार एक बात कही कि यहाँ पर पार्टी हारी है, विचारधारा नहीं हारी है, तो इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए नीलम जी, एक बार जो है परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर ने एक बात कही थी कि जिस पौधे में अगर पानी नहीं डाला जाएगा, उसकी देखरेख नहीं होगी, तो वो पौधा मुरझा जाएगा। ये बात विचार को लेकर कही थी। जिस विचार का प्रचार और प्रसार नहीं होगा, उस विचार का क्या है, वो भी खत्म हो जाएगा। तो इसी प्रकार से बहुजन मूवमेंट जब मान्यवर साहेब कांसीराम जी ने खड़ा किया, उसके पीछे जो विचार था उसमें क्या खोट रह गई थी, वो समझने की ज़रूरत है। कहीं उसमें खोट थी इसलिए परिवर्तन किया गया, या कोई खोट नहीं थी, अपने निजी स्वार्थ थे इसलिए परिवर्तन किया गया, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम जानते हैं कि साहिब मान्यवर कांसीराम जी ने 85 और 15 का आंकड़ा इस देश को दिया, बहुजन समाज को दिया, और उसमें एक वर्ग को जो कि समझने के लिए तैयार नहीं है, हजारों साल से वो इस देश के एक पार्टिकुलर वर्ग पर अत्याचार और शोषण करते आ रहा है, उस पर लगातार शोषण करते आ रहा है, और वो समझने के लिए तैयार नहीं है। तो साहिब मान्यवर कांसीराम जी ने उसको यही उचित समझा कि फिलहाल उसको छोड़ दिया जाए। जब अच्छी मानसिकता उसके अंदर पैदा हो जाएगी और अच्छी मानसिकता के साथ में इस देश का भला करने की सोच को लेकर जब वो पार्टी तरफ मुख करेगा तब सोचेंगे, लेकिन फिलहाल उसको छोड़ा गया था। लेकिन बहुजन समाज पार्टी ने उस पॉलिसी को बदला और उसको पहले ले लिया, और जो बहुजन समाज का निर्माण करने वाला जो 85% जो तबका था, उसको कहीं ना कहीं जो है पीछे का रास्ता दिखाया या उसको दरकिनार करने का प्रयास किया। इससे क्या हुआ कि इस देश में, जैसा कि परम पूज्य बाबा डॉक्टर भीम अम्बेडकर ने कहा है कि इस देश में लोग कहते हैं कि राजनीतिक लड़ाई हो रही है, आर्थिक लड़ाई हो रही है, लेकिन बाबा साहब कहते हैं कि इस देश में सांस्कृतिक युद्ध चल रहा है, और ये आज से नहीं चल रहा है, ये हजारों साल से चल रहा है। एक तरफ ब्राह्मणवाद संस्कृति है, दूसरी तरफ श्रमण संस्कृति है, इसके अलावा दूसरा कोई युद्ध नहीं है, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो। अगर बीजेपी जीत रही है तो बीजेपी नहीं जीत रही है, कांग्रेस जीती है तो कांग्रेस नहीं जीती है, आम आदमी पार्टी अगर दिल्ली में और पंजाब में जीती है तो आम आदमी पार्टी नहीं जीती है, ये तीनों पार्टियां जीतती हैं तो आरएसएस जीतती है। और ये आज की बात नहीं है, हम यूपीए के समय से देखते आ रहे हैं। यूपीए के समय में भी आरएसएस कितनी प्रभावी थी, उसने जहां चाहा वहां अपने लोगों की भर्तियां करवाई हैं, प्रशासन में उसका पूरा जोर रहा है। तो ये चीज़ को हमारे बहुजन मिशन मूवमेंट को जो करता धरता है, नेतृत्व है, उनको समझना चाहिए कि इस देश में हमें जो लड़ाई करनी है वो सांस्कृतिक युद्ध लड़ना है, हमें उसकी तैयारी करनी है। इसीलिए साहिब मान्यवर कांसीराम जी का जोर जो है इस सांस्कृतिक युद्ध की तरफ था। इसीलिए जब प्रथम बार जो है सत्ता बहुजन समाज पार्टी ने प्राप्त कर ली थी, तब किसी पत्रकार ने उनसे पूछा था कि आपका उद्देश्य सत्ता में आने का 10 साल का था लक्ष्य जो है, लेकिन आप तो 5 साल सत्ता में आ गए हैं। तो मान्यवर कांसीराम जी ने उनको जवाब देते हुए कहा था कि मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ कि हम सत्ता में बहुत पहले आ गए हैं। तो पत्रकार बोला, रहे आप कैसी बात कर रहे हैं, आपको तो खुश होना चाहिए। वो बोला, मैं खुश नहीं हो सकता क्योंकि मैं बहुत दुखी हूँ, क्योंकि जो लेडी जो है जिसको बच्चा 10 महीने में होना चाहिए और वो 7 महीने बच्चा पैदा कर दे, तो जच्चा और बच्चा दोनों की सेहत को खतरा होता है, भारी खतरा होता है। इसीलिए उनका इशारा जो है इसी तरफ था
कि जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बात कही कि राजनीतिक सत्ता का आधार धार्मिक और सामाजिक आंदोलन होना चाहिए, अगर उनका यह आधार नहीं होगा तो वो सत्ता ज़्यादा दिन नहीं बनी रहेगी। उस तरफ साहब मान्यवर कांसीराम जी का इशारा था, क्योंकि वो ज़मीन जो तैयार की जानी चाहिए थी, उस ज़मीन को तैयार किए बगैर ये इनके प्रकार किसी प्रकार सत्ता में आ जाना तो ठीक बात है, कोई भी आ सकता है, लेकिन उसको सत्ता को बरकरार रखना बड़ा मुश्किल काम है। इसीलिए हम जानते हैं कि जैसी सत्ता प्राप्त हुई तो उसके बाद सत्ता का सुख भोगने में लोग लग गए, और वो जो मिशन मूवमेंट था, जो सामाजिक और धार्मिक आंदोलन की जो तैयारी थी, वो सारी जो है पिछड़ गई, और उसका आज अंजाम हमें भुगतना पड़ा है। 403 सीटों में से मात्र एक सीट आना, जिस पर भी कि लोग बहुत सारे सोशल मीडिया पर कह रहे हैं कि ये भी अपना पर्सनल व्यक्तित्व था इसलिए आ गई, वो पार्टी की सीट नहीं है। तो जिस तरह से हम एक रुझान देख रहे थे आम जनता में, वो रुझान और परिणाम इन दोनों को किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे से तालमेल नहीं खा रहे हैं। देखिए, मोटे मोटे तौर पे मैं बता सकता हूँ कि देखिए, अमेरिका में चुनाव होते हैं ईवीएम से नहीं होते हैं, जापान में ईवीएम से चुनाव नहीं होते हैं, वहाँ पर बैलेट पेपर चुनाव होते हैं। और ये दोनों देश जो हैं तकनीकी मामले में भारत से कहीं ज़्यादा सुदृढ़ हैं और कहीं ज़्यादा आगे हैं। अगर ये लोग जो हैं बैलेट पेपर से चुनाव करते तो इसका सीधा मतलब यही है कि इनका ईवीएम में बिल्कुल भरोसा नहीं है, क्योंकि ईवीएम एक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है, और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जो कोई भी हो वो हैकिंग से परे नहीं है। बड़े बड़े क्योंकि जो लोग क्रिप्टो में देखते हैं या विश्वास रखते हैं, वो लोग जानते होंगे कि क्रिप्टो की जो बड़े बड़े एक्सचेंज हैं वो हैकर्स को एंगेज कर रखती हैं, कहीं उनके जो एक्सचेंज है वहाँ से जो है क्रिप्टो चुराई ना जा सके। बहुत बड़े बड़े जितने भी मतलब जो टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को अपने प्रयोग में लाते हैं, वो सब हैकर्स को एंगेज कर रखते हैं। तो ये ईवीएम जो है हैकर्स के दायरे से कैसे बाहर हो सकती है, समझ से बाहर बात है, पहली बात। दूसरी बात ये है, जब इस देश की जनता को ईवीएम पर अगर कुछ भी भरोसा नहीं है, या कुछ लोगों को भरोसा होता है, कुछ को नहीं होता, क्योंकि जो जीतते हैं उनको कहेंगे भी हमें तो पूरा भरोसा है, लेकिन जो हार रहे हैं वो कहेंगे हमें भरोसा नहीं है। मैं कह रहा हूँ ये लोकतंत्र का मामला है, लोकतंत्र विश्वास का मामला है, और ये जनता के उस मूल अधिकार का मामला है जो कि लोकतंत्र का आधार है। तो हमें सबसे पहले उसको सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि उसके अधिकार को जो है अच्छी तरह से प्रयोग में लाया जा सके। अगर ईवीएम में कुछ लोगों का विश्वास नहीं है तो ईवीएम को हटा देना चाहिए और बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। और इसका हम जीता जाता उदाहरण देखा है हमने। पंजाब में हमने एक सीट जीती है, जो इस बात का उदाहरण है कि पंजाब में किसी तरह का खेला ईवीएम का नहीं हुआ है। उत्तराखंड में नहीं हुआ है, वहाँ भी 2 सीट जीत ली है। लेकिन उत्तर प्रदेश जो गढ़ था, जहाँ पर कि बहुजन मिशन मूवमेंट का बोलबाला था, जहाँ पर कि रैलियों में इतनी भारी भीड़ उमड़ कर आ रही थी, लोग चिल्ला रहे थे, रो रहे थे, तरस रहे थे, वहाँ पर जो है सिर्फ एक ही बात किसी के भी मुँह से पूछ लो, किसी से पूछ लो कि भाई क्या किसको वोट दे रहे हो, तो सबसे पहले वो बीजेपी का विरोध कर रहा था। एंटी बीजेपी लहर चल रही थी, बीजेपी कहीं नहीं थी। जो बीजेपी को वोट देने वाले लोग थे वो भी बीजेपी का वोट तो दे रहे थे, लेकिन बीजेपी की तारीफ नहीं कर रहे थे, बुराई कर रहे थे। तो ऐसे में बीजेपी तो कहीं दिखाई दे ही नहीं रही थी, और जिस पार्टी के पास एक बहुत बड़ा वोट बैंक था, वो पार्टी जो है एक भी सीट या जो एक सीट आई है बस वही तक सीमित हो गई। ये बहुत बड़े सोचने की बात है। जी सर, ये भी जानना चाहूंगी, क्योंकि देखिए जिस तरह से आम वोटर है वो भी ये कह रहा है कि ईवीएम में बहुत बड़े स्तर पर धांधली हुई है, इसलिए बीजेपी की सरकार है। लेकिन क्या कारण है, ना तो अखिलेश जी इस पर बात करें, ना बहन जी बात करें, या जितने भी विपक्ष के नेता हैं, अन्य पार्टियां हैं, वो इस पर बात करें। आखिर कारण क्या है इसका? देखिए, पंजाब में आम आदमी पार्टी जो है फुल फ्लैश सरकार बना ली है, लेकिन यही आम आदमी पार्टी आप देखिए सौरभ भारद्वाज जो है वो दिल्ली विधानसभा में ईवीएम लेकर आया था, उसको दिखा रहा था कि कैसे हैकिंग होती है। आपके जो है जो सुब्रमण्यम स्वामी जी हैं, वो पहले जो है जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं थी, उससे पहले जब यूपी की सरकार थी, जब ईवीएम पहली बार प्रयोग में लाई जा रही थी, तब वो लाला दिखाते थे कि कैसे ईवीएम हैक होती है। ये सारे राजनीतिक दल जो हैं एक एक करके सभी बुराइयां कर चुके हैं, लेकिन पता नहीं क्या बीमारी है कि ये सारे दल इकट्ठे होकर जब चुनाव घोषित होते हैं तब चुनाव लड़ने से इनकार नहीं करते हैं। अगर ये लोग चुनाव लड़ने से इनकार कर दें तो चुनाव आयोग लड़ाएगा किसको? तो सीधी सी बात है कि ये लोग कहीं ना कहीं आपस में कुछ ना कुछ सोच रहे हैं या प्लानिंग कर रहे हैं, जो कि आम जनता की सोच से समझ से बाहर है। आम जनता चाहती है कि ईवीएम चुनाव ना हो। आम जनता, चाहे वो बीजेपी का वोटर हो, चाहे किसी भी पार्टी का वोटर हो, वो ये चाहते हैं कि बैलेट पेपर से वोट हो। लेकिन ये पार्टियां क्या सोचती हैं, ये समझ से बार बार। सर, आज साहब मान्यवर काशीराम जी की जयंती है, और यहाँ पर जिस तरह से लोग अभी आ रहे हैं, एक उम्मीद है, तो इस उम्मीद को और क्या मैसेज देना चाहेंगे, खासकर आज के दिन के लिए, क्योंकि साहब मान्यवर काशीराम जी ने इस समाज के लिए अपना त्याग, समर्पण, बलिदान हर तरीके से किया, तो इस समाज के लिए खासकर आज के दिन पर क्या मैसेज आपकी तरफ से? सबसे पहले तो इस देश के सभी शोषित, वंचित और अच्छी मानसिकता के लोगों को मान्यवर साहब कांसीराम जी का जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत बहुत मंगल कामनाएं। और नीलम जी, जो बहुजन मूवमेंट है
उसमें कहीं स्वार्थ नहीं है। जो भोजन महापुरुष है हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हों या मान्यवर कांसीराम जी हों, उन्होंने किसी के पक्ष की बात तो कही है, लेकिन किसी के विरोध की बात कभी नहीं कही है। और कोई भी व्यक्ति, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, आज तक हमारे किसी भी महान पुरुष पर या उनके विचारों पर कोई लांछन नहीं लगा पाया है कि उन्होंने हमारे खिलाफ कुछ कहा है। किसी के खिलाफ कुछ नहीं कहा है, लेकिन इस मूवमेंट ने सिर्फ एक बात कही है कि जो वंचित है, शोषित है, उसको उसके अधिकार मिलने चाहिए, क्योंकि वो भी इस देश का नागरिक है, वो भी इस देश की मिट्टी में पैदा हुआ है। उसका भी इस देश की जल, वायु, अग्नि और आकाश में उतना ही अधिकार है जितना कि और लोगों का है। इसलिए कुछ लोग जो है इस देश के संसाधनों पर कब्जा करके बैठे हुए हैं और कुछ लोग जो है रोटी तक के लिए मोहताज हैं। तो इस देश के जो बहुजन समाज पार्टी है, इसका ये मूवमेंट है कि हर व्यक्ति को जो है रोटी, कपड़ा और मकान सुलभ हो, उसको एक अच्छी ज़िंदगी सुलभ हो, और इसके लिए ये मूवमेंट चल रहा है। और इसलिए जो है इस बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं को बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज ये इनके प्रकार हैं, क्योंकि इनकी तो नीति यही है साम दाम दंड भेद की, चाहे दुश्मन हो चाहे अपना हो, वो किसी के खिलाफ चूकते नहीं है। हालांकि चाणक्य की नीति है, चाणक्य ने जो है ये दुश्मनों के खिलाफ ये नीति जो अपनाई थी, लेकिन इस देश का दुर्भाग्य है कि इस देश में जो पार्टी है वो अपने देश के लोगों के खिलाफ ही इस नीति का प्रयोग कर रही है। और ये किन प्रकार किसी भी तरह से जो है वो सत्ता में आ रही है, और सत्ता में आने के लिए इस देश के लोगों का जो मानसिक संतुलन बिगाड़ रही है। आज संतुलन बिगड़ रहा है पूरी तरह से। आज लोग मानसिक संतुलन खो चुके हैं, क्योंकि हमने जब ज़मीन पर गए तो हमने लोगों से बातचीत की तो लोग यह तक कह रहे थे कि चाहे महंगाई कितनी भी हो जाए, चाहे सड़कें उखड़ जाएं, चाहे कुछ भी हो जाए, हम तो वोट बीजेपी को देंगे। तो ये मानसिक संतुलन की गड़बड़ी का कारण है, इसीलिए लोग जो है ऐसा चिल्ला रहे हैं।